स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लोथर्स मेट्स क्लासिफिकेशन को पूरा करा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे इसी चैप्टर की। वो है आपके पास मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल, या फिर आप इसको मेंडलीव क्लासिफिकेशंस भी कह सकते हैं। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है क्या, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा है कि दिस प्रोडक्ट टेबल या फिर दिस classification was drawn up by the Russian chemist. That was Russian chemist. बेटा when आप जब कभी भी इन चीज़ों को देखें कि वो कौन सा रशियन था, कौन सा इंग्लिश था, कौन सा जर्मन था, जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेस्ट देने जाएंगे तो उनमें से ऐसे ही सवालात जो हैं वो आपके टेस्ट के अंदर आते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि कौन सा साइंसदान कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता था। उसने क्या करा, 1869 में उसने एक प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन दी। उस प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के मुताबिक ही स्टेट दैट उसने कहा कि ऑल द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स। उसने बताया कि जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मासेस की, ठीक है, या फिर वेट्स की। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ कि जो आपकी मेंडलीव क्लासिफिकेशन थी दैट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। मगर जितनी भी क्लासिफिकेशन अब तक हो चुकी थी उन सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन और अच्छी प्रेडिक्शंस रखने वाली जो क्लासिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं वो ये थी। बेसिकली जो मेंडलीव था उसने एक्सटेंड करा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट को ये आगे लेकर गया था, ठीक है। अब मेंडलीव ने करा क्या, मेंडलीव अरेंज द 63 एलिमेंट्स ओनली अकॉर्डिंग इनटू द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने अरेंज करे 63 एलिमेंट्स को, ठीक है, और उसके साथ साथ उसने इनको किस बिना पर इसने जो है उनको अरेंज करा, वो एटॉमिक वेट्स थे या एटॉमिक मासेस है। इन दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स थे, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरीके के वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको इसने कहा ग्रुप्स, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइंस थी, इसके टेबल के अंदर हॉरिजेंटल जो लाइंस थी वो आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है इसका प्रोडक्ट टेबल, आप उसको देखिएगा, वो उसने उसको कहा कि पीरियड्स, ठीक है। इसके ग्रुप के अंदर 8 जो थे वो आपके ग्रुप्स थे और 12 जो हैं वो रोज थी जिसको इसने क्या है पीरियड्स कहा था, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 8 जो है ऊपर से नीचे तक वर्टिकल ग्रुप्स मिलेंगे और रोज़ आप गिनेंगे तो उसमें 12 आपको जो है रोज़ मिलेंगी जिनको इसने नाम दिया पीरियड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन दिस इज नो जीरो ग्रुप, इस क्लासिफिकेशन के अंदर कोई जीरो ग्रुप नहीं था। जैसे हम पढ़ते हैं कि आपके पास इनर्ट गैसेस के जो आपके मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर ग्रुप है जिसको 8th ग्रुप कहा जाता है, जो कि किसी भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हिस्सा नहीं लेते बिकॉज दे आर स्टेबल। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। एंड देर आर नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसिस फॉर द न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। यहाँ ये बात थी कि इसके अंदर जो है आपके पास न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में इसने बताया था, जिसको इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन जो है वो इसने नाम दिए थे इसके अंदर। और बाद में जाके इसी के जब ये ज़िंदा था, यानी कि जब इसी की लाइफ के अंदर जो है जर्मीनियम, सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए तो उसने उसको नाम भी दिया, उसने देखा भी। तो ये प्रूव भी हुआ कि इसने जो आपके जो मतलब कि जो वैकेंट स्पेसिस छोड़ी थी उन स्पेसिस के अंदर जो है वो डिस्कवरीज हुई भी, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या थे? सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग इन द प्रोडक्ट सिस्टम, यानी कि प्रोडक्ट सिस्टम की इस्टेब्लिशिंग। तो जितना भी क्रेडिट जाता है किसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितना भी आपके पास जो भी इसका जाता है, यानी कि हमने प्रोडक्ट टेबल की एक जो शक्ल देखी पहली दफ़ा, क्योंकि पिछली जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर ट्राइड्स आए, ऑक्टेव्स आए, कर्व्स आए, ग्राफ्स वगैरह आए। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेबल जो है
वो इसकी इसी जो सारा क्रेडिट जाता है वो इसी को जाता है। आया कि इसने एटॉमिक नंबर पे नहीं की, एटॉमिक वेट्स के ऊपर की, मगर इसको इसकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीरियोडिक सिस्टम का जो क्रेडिट जाता है वो इसी को जाता है। देन अबाउट डिस्कवरीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके एडवांटेजेस ये थे कि एडवांटेजेस इसने जो न्यू एलिमेंट्स की जो है डिस्कवरीज की थी, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरीज जो है उसकी इसने वैकेंट स्पेसेस भी छोड़ी। वैकेंट स्पेसेस छोड़ने के साथ साथ हमने देखा भी सिलिकॉन, जर्मीनियम जो है, गैलियम जो है वो आपके दरियाफ्त भी हुए, और दरियाफ्त होने के साथ साथ उस डिस्कवरी ने ये प्रूव भी करा कि जो आपकी स्पेसेस छूटी हुई हैं उसके अंदर जो है आपके पास जो है आपकी न्यू एलिमेंट्स जो है वो दरियाफ्त भी हो रहे हैं। एंड उसके बाद करेक्टेड जो है एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर कुछ एटॉमिक मासेस ऐसे थे जिनके कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस ऐसे थे जिनको इन्होंने क्या इसकी क्लासिफिकेशन के बाद करेक्ट किए गए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने इसके अंदर एक मिसाल दी गई है आपकी बुक के अंदर बेरिलियम की। बेरिलियम का जो आपका ओरिजिनली कंसीडर पहले किया जाता था वो आपके पास 13.5 AMU यानी कि आपके 13.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कंसीडर किया जाता था। उसको करेक्ट करके इसने 9 करा। ठीक है, तो इस तरीके के मुख्तलिफ और बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस की करेक्शन हुई इसी के पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक, सो इसके जो एडवांटेजेस हैं उससे कई ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस भी हमें इसके मिलते हैं, जिसकी वजह से कि दूसरी जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन करनी पड़ी, जिसको आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, जो कि मोज़ले ने की, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो इस सबसे अब इसके पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो इसकी डिसएडवांटेजेस में ये आती है कि इनजस्टिस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ पोजीशंस ऐसी थी जो कि इसके अंदर जो है वो गलत रखी गई, जिस हिसाब किताब में रखना चाहिए था उनको उस हिसाब में नहीं रखा गया, इनजस्टिस की गई। तो उनको उससे पहले रखने के बाद देखें किस किस को, जैसे कि आपके पास पोटाशियम था, पोटाशियम शुड बिफोर द आर्गन। ठीक है, पोटाशियम को आर्गन से पहले रखना चाहिए था मगर इसके अंदर ऐसा नहीं हो सका। निकिल शुड बिफोर द आर्गन, इसने निकिल को जो है वो आर्गन से पहले रखना चाहिए था। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, इसके अंदर निकिल को जो है वो आपको आर्गन से पहले नहीं, यहाँ पर आपको कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट से पहले रखना चाहिए था, तो वो इससे पहले नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि निकिल जो है वो कोबाल्ट से पहले रखना चाहिए था, जो इसमें नहीं रखा गया। ठीक, इसके अलावा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल इसके अंदर सही नहीं थी। ठीक है, इसकी देखें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस बहुत सारी चीज़ों से मिलती हैं, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इसके अंदर नहीं बताई गई। अब वो क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि जो ये टेबल था बेसिकली ये जो टेबल था वो उसको क्लासिफाइड किया गया था ड्यू टू द एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट। तो इसकी पोजीशन जो हाइड्रोजन की थी वो बिल्कुल नहीं रह सकी। ठीक है, मतलब कि कोई रिजेंबल नहीं कर सकी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था विथ टू द अल्कली मेटल्स, एंड हाइड्रोजन उसी टाइम पर सिमिलर था विथ टू द हेलोजेंस। इस वजह से इसकी कोई ख़ास जो है पोजीशन नहीं रखी गई। इसी के साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये बताने में बिल्कुल फेल रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि इसने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की थी वो एटॉमिक मासेस वेट्स के ऊपर की थी, और जबकि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता हमारे को उसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशंस, हाइब्रिडाइजेशंस एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसकी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ पता चलता है, जो कि इसके अंदर डिस्कस नहीं की गई, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन थी वो आपके एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मासेस के ऊपर की गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स इसके अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स इसके अंदर जो असाइन किए गए थे उसके 14 एलिमेंट्स थे, जबकि दीज 2 एलिमेंट्स है सीरीज हैविंग 32 और 20 एलिमेंट्स, जबकि इनके अंदर 32 और 20 एलिमेंट्स थे। तो इसकी जो पोजीशन थी वो इसके अंदर बिल्कुल भी सही नहीं थी। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ये सबसे बड़ा इसके अंदर जो है फॉल्ट निकला पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स का, वो ये था कि मेंडलीव डज नॉट टेक अ स्पेस इन टू द पीरियोडिक टेबल फॉर द आइसोटॉप्स। उसने आइसोटॉप्स के लिए कोई स्पेस नहीं रखा। वो क्यों नहीं रखा? क्योंकि यही वजह थी, क्योंकि ये जो आपका
प्रोडिक्ट टेबल था ये एटॉमिक वेट्स के ऊपर बना था, जबकि आपके आइसोटॉप्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल वाज मेड अप बाय द एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट्स। ईच आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स शुड बी असाइंड सेपरेट पोजीशन, यानी कि हर आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स को, हर आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स को दूसरी यानी कि उसकी पोजीशन रखने के लिए एक सेपरेट स्पेसिस चाहिए होती है। सेपरेट स्पेसिस उस वक्त होती जबकि उसके अंदर आपके जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो एटॉमिक नंबर पे की जाती, जबकि ये एपरियोडिक क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर पे नहीं हुई थी। इसी वजह से इसके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे और उनके आइसोटॉप्स थे उनकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर नहीं मिली। बट दिस टेबल हैज़ अ सिंगल प्लेस फॉर द एन एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए इसने सिंगल प्लेस्ड रखी और इसकी ही वजह से ये जो प्रोडिक्ट टेबल है वो कामयाब आगे ना हो सका। मगर इससे हमें दूसरी जो हमारे पास प्रोडिक्ट टेबल मिले या फिर दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे को मिली, उसके हिसाब किताब में इसने काफ़ी सारा रोल प्ले करा और इसने काफ़ी सारे आइडिया ऐसे दिए जो कि हमें मॉडर्नाइज होने के अंदर काम आए। तो आई होप मैं आपको समझ में आया होगा मेंडलीव का जो प्रोडिक्ट टेबल है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन है। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।